Hello dear student, my name is Avinash Kishore and I am present again with the lecture 2 of alternating current AC. ठीक है, लेक्चर 1 हम लोग एंड किए थे सीरीज LCR सर्किट में, और मैंने बताया था कि लेक्चर 2 में पैरेलल LCR का भी मैं थोड़ा आइडिया दूंगा आपको। उसके बाद पावर देखेंगे और फिर ट्रांसफार्मर। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है, मैंने एक बेसिक सा एग्जांपल लिया है, उसके बाद मैं पैरेलल में बढ़ूंगा आगे। तो पैरेलल LCR सर्किट में क्या है कि तीनों जो कंपोनेंट है वो इस AC के साथ पैरेलल में है। ठीक है, यहाँ एमीटर है, एमीटर 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 5 एमीटर है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बताओ कौन से एमीटर में जीरो रीडिंग हो सकती है, ऐसे कंडीशन में जीरो रीडिंग हो सकती है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो समझते हैं इस पॉइंट को। देखो यहां से अगर कुछ करंट जा रहा है तो उसको वापस भी आना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब A5 की रीडिंग जीरो नहीं हो पाएगी। ठीक है जी, इसकी ठीक है रीडिंग है, ओके। अब रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस AC का आ रहा है तो यहाँ भी करंट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा करंट। तो यहाँ भी करंट मिल रहा है, तो दिस इज I4, लेट इट बी I4। ठीक है, अब यहाँ पर अगर करंट इस डायरेक्शन में है, लेट इट बी I1, तो यहाँ पे करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। ये इधर है तो ये इधर होगी, ऐसे I2। क्यों? क्योंकि L और C में वोल्टेज और करंट में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस था। तो L में वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करता है। ठीक है, इसमें करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है। इसका मतलब दोनों का जो करंट है, या जो इन दोनों की बात अगर करें तो उन दोनों में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आएगा। क्योंकि अगर करंट एक में बढ़ रहा होता है तो दूसरे में कम हो रहा होता है। कैसे हमने ये पता किया था? VL माइनस VC आया था, याद करो पहले वाले में। ठीक है, तो इन दोनों का जो सम है वो जीरो हो सकता है और इंडिविजुअली जीरो नहीं होगी। इसका मतलब A1 की रीडिंग हो सकती है, A2 की भी रीडिंग हो सकती है, A4 की भी रीडिंग हो सकती है, A5 की भी हो सकती है, लेकिन इन दोनों का जो सम है ये वेक्टर सम होता है। ठीक है, और ये एग्जैक्टली ऑपोजिट होते हैं। तो इसकी रीडिंग जीरो हो सकती है, इसकी जीरो रीडिंग हो सकती है। और रीजन भी इंडक्टर और कैपेसिटर में 180 डिग्री का करंट में फेज का डिफरेंस होता है, क्योंकि दोनों में ऑपोजिट होता है। अगर वोल्टेज इधर है तो उसका करंट इधर होगा, और दूसरे वाले का वोल्टेज इधर है तो करंट इधर होगा, है ना। मतलब कहने का मतलब है इन दोनों का जो करंट है उनमें 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। चलो, तो ये बात हो गई। अब मैं लेके चलता हूं आपको जहां पे फेजर डायग्राम समझने की जरूरत पड़ेगी पैरेलल LCR में। ठीक है, तो इस पे एक क्वेश्चन भी आया, सिर्फ फेजर वो जानना चाह रहे थे, उतना ही मैं बता देता हूं आपको। ठीक, तो यहाँ पे एक इंडक्टर है और इसके साथ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है और उसके साथ एक रेजिस्टर है। ठीक है, और ये दोनों पैरेलल में ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, इस तरह से कनेक्टेड है ऐसे। तो मैं इसकी वैल्यू बता देता हूँ, ये L है और ये R1 है, ये C है और ये R2 है, और यहाँ पे जो वोल्टेज आपने दिया वो V0 साइन ओमेगा t मान लो ये है, ये आपने सप्लाई दिया है। ठीक है, अब बताओ इन दोनों में क्या डिफरेंट होगा। यहाँ से जो करंट आई जा रहा है वो इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा ऐसे। ठीक है, डिवाइड हो जाएगा। तो अब इन दोनों अप्लायंस में क्या सेम है? ये दोनों को एक मान लो, इन दोनों को एक मान लो, तो इन दोनों में क्या सेम है? दोनों पैरेलल हैं, तो दोनों को क्या सेम है? वोल्टेज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। ठीक है, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो इसका फेजर बताता हूं मैं आपको। फेजर कैसा हो, फेजर ही इसको समझना था। वहां मैंने आधार क्या लिया था, बेस क्या लिया था? सीरीज में करंट सेम होता है, सीरीज में करंट सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो दोनों में वोल्टेज सेम होगा, है ना, दोनों में वोल्टेज सेम होगा। तो इसीलिए आपको बेस क्या बनाना पड़ेगा? वोल्टेज।
ऐसा V, V दोनों में सेम बनाना है आपको, ऑलराइट। और इसमें करंट और इसमें करंट अलग अलग अप्लायंस है, मतलब यहाँ पे इंडक्टर और रजिस्टर है, यहाँ कैपेसिटर और रजिस्टर है। तो I1 किस में जा रहा है? LR में जा रहा है। I1 किस में जा रहा है? LR में। अब बताओ LR सर्किट में कौन लीड करता है? LR में कौन लीड करता है? तो आपको वो याद करना पड़ेगा। LR मैंने कैसे बनाया था, याद करो। LR में यहाँ पे VL था, यहाँ पे VR था, तो इसका ये हो गया रिजल्टेंट, तो ये हो गया V, और इधर क्या था? इधर था I, ठीक है। तो कौन लीड कर रहा है? V लीड कर रहा है। कितने से? 5 से। और इसका tan phi क्या होता है? tan phi बताओ क्या होता है? tan phi होता है XL अपॉन R, ये होता है। सही है, याद आ रहा है? XL अपॉन R, ये होता है tan phi। ओके। सिमिलरली कैपेसिटर में क्या होता है? कैपेसिटर में इधर है वोल्टेज और इधर है करंट, ठीक है। कैपेसिटर वाला वोल्टेज जो है वो 90 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है और करंट से वो 90 डिग्री आउट ऑफ फेज बना रहा है। और इधर है आपका वोल्टेज रजिस्टर वाला, तो ये हो गया V। तो कौन लीड कर रहा है जल्दी से बता दो। तो इसको मैं phi 2 ले लेता हूँ, इसको phi 1 ले, अच्छा 1 2 जरा देख लेता हूँ मैं। 1 किस में? इंडक्टर में, हाँ बिल्कुल सही। तो 1 2, तो tan phi 2 क्या होगा? tan phi 2 इक्वल्स टू VC अपॉन VR, दैट इज XC अपॉन R इज tan phi 2, ठीक है। इसी कंसेप्ट को मैं यहाँ लगाने वाला हूँ, इसी कंसेप्ट को समझना कैसे। इन दोनों में क्या सेम है? मतलब पूरे इक्विवेलेंट में क्या सेम है? वोल्टेज। अब इसमें इन दोनों में करंट क्या जा रहा है? I1। तो I1 इस वोल्टेज से लीड करेगा कि लैग करेगा? यहाँ देखो, करंट लैग करता है, वोल्टेज लीड करता है। तो ये I1 की जो वैल्यू है वो लैग करेगा। I1 यहाँ होगा कितने एंगल से? तो phi 1 एंगल से, 90 डिग्री से नहीं, phi 1 से। तो phi 1 क्या होगा? XL/R, ठीक है। XL यहाँ से निकाल सकते हो, तो यहाँ पे R1 लिख देता हूँ मैं और यहाँ पे R2 लिख देता हूँ। अब इधर इसके इक्विवेलेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसमें जो करंट जा रहा है वो RC सर्किट में जा रहा है, और RC सर्किट में वोल्टेज लैग करता है और करंट लीड करता है। कितने एंगल से? phi 2 से। तो करंट को लीड करवा दो, करंट को मैं लीड करवा दिया, कितने से? phi 2 एंगल से, ठीक है। अब phi 2 क्या होगा? हाँ ये हो गई बात, ये हो गया फेजर, ठीक है ना, ये फेजर है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर पैरेलल रेजोनेंस की कंडीशन क्या होगी? पैरेलल रेजोनेंस, ठीक है। तो पैरेलल रेजोनेंस की कंडीशन के लिए पहले बताओ, रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होता था कि करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते थे। ये मैंने सीरीज में बताया था आपको। तो अगर नेट करंट वोल्टेज के डायरेक्शन में हो जाए तो वो रेजोनेंस हो जाएगा। ये हालांकि सिलेबस में नहीं है, मैं फिर भी आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दे दे रहा हूँ आपको। देखो, तो इसके ना कंपोनेंट ले लो, क्योंकि इसको जोड़ने का काम जो होता है वो अपन कैसा करते हैं? वेक्टर की तरह करते हैं, वेक्टर की तरह। तो इसके कंपोनेंट्स ले लो। तो कंपोनेंट लोगे तो I2 का इधर क्या आएगा? I2 का इधर आ जाएगा I2 साइन phi 2, और I1 का इधर क्या आएगा कंपोनेंट? I1 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा I1 साइन phi 1, ये हो जाएगा। और दोनों के कॉस वाले कंपोनेंट इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तभी होगा कि सारा का सारा करंट वोल्टेज के डायरेक्शन में आ जाए जब इन दोनों का मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाए। समझो फिर से, जब ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे तो नेट करंट वोल्टेज के डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ऐसे केस में करंट वोल्टेज के फेज में हो जाएगा, यानी कि डायरेक्शन में हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे? I1 साइन phi 1 इक्वल्स टू I2 साइन phi 2,
दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। अब phi 1 क्या होगा जरा देखना, इस ट्राइंगल में साइन phi 1 क्या होगा, साइन phi 1 इक्वल्स टू दिस अपॉन z। तो यहां आप लिख सकते हो क्या, एक्सएल अपॉन z। z क्या होगा, r1 स्क्वायर बाई एक्सएल स्क्वायर। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूं यहाँ पे, बिल्कुल ये सब की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूं। phi 2 का क्या होगा, साइन phi 2 इज दिस, तो xc अपॉन रूट अंडर r2 स्क्वायर प्लस xc का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये कंडीशन। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस से लाभ उठा रहे हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट पहुंच रहा है हमारे वीडियो लेक्चर से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और अपनी एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। और साथ ही जिनको स्टडी मटेरियल या फिर डाउट सेशन चाहिए, वो प्रीमियम कोर्सेज के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। तो दिस इज अ कंडीशन ऑफ पैरेलल रेजोनेंस। अगर इन केस पूछ दिया जाए तो आप बता सकते हो कि ऐसे होता है। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि मैंने क्या किया। इसका जो इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट वो LR है, और LR में अगर देखो तो LR में नेट वोल्टेज करंट से लीड करता है, कितने से, phi से, जिसका tan phi क्या होता है, XL/R1। तो मैंने इससे जो करंट जा रहा था I1 उसको लैग करवा दिया और वोल्टेज को लीड। मैंने बेस इस बार वोल्टेज लिया क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं, दोनों में वोल्टेज सेम। ठीक है, फिर से इसकी बारी। अब इसमें नेट करंट क्या जा रहा है, I2, इसकी नेट वैल्यू का वोल्टेज और इसका वोल्टेज दोनों का सेम है, तो ये RC है। RC में वोल्टेज लैग करता है, करंट लीड करता है। ठीक है, तो वोल्टेज लैग कर रहा है, करंट लीड कर रहा है। ठीक, बस के कॉम्पोनेंट ले लोगे तो रेजोनेंस की कंडीशन आ जाएगी। तो ये था पैरेलल रेजोनेंस, पैरेलल LCR सर्किट। वैसे तो सिलेबस में नहीं है IIT एडवांस में, बट मेंस में क्वेश्चन एक बार कंडीशन पे आए हुए हैं, इस पर सिंपली केवल फेजर पे आया हुआ है, फेजर। ठीक है, तो ये करंट की कितने एंगल से होगा, तो वो phi 2 से है, तो phi 2 यहाँ से निकाल के ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो कॉपी कर लो। अब बढ़ते हैं पावर। पावर क्या होगा AC पे। चलो आगे बढ़ते हैं, पावर इन AC सर्किट पढ़ते हैं। ठीक है, पावर इन AC सर्किट, पावर देखते हैं, पावर इन AC सर्किट। देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इनटू करंट। ठीक है, ये होता है वोल्टेज इनटू करंट। अब अगर वोल्टेज इनटू करंट होता है तो वोल्टेज मैं मान लेता हूं कि लेट वोल्टेज इज इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी। AC है, ठीक है ना, वोल्टेज इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी। और करंट में मान लेता हूं कि ये थोड़ा सा लीड कर रहा है, जनरल ले लिया मैंने, लीड कर रहा है phi एंगल से। अब मैं चाहता हूं कि एवरेज, ऑन एन एवरेज कितना पावर डेवलप हो रहा है या कितना पावर डिसिपेट हो रहा है AC सर्किट में, एवरेज पावर ओवर अ साइकिल, एक साइकिल में, एक टाइम पीरियड में कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। तो एवरेज पावर क्या होता है, एवरेज, किसी का भी एवरेज कैसे निकालते हैं मैंने सिखाया आपको पिछले लेक्चर में। तो एवरेज होता है P dt फ्रॉम 0 टू टाइम पीरियड t डिवाइडेड बाय t, ये होता है। ठीक है, अब इसका मुझे करना है इंटीग्रेशन, क्योंकि P में क्या है, साइन भी है, साइन, और ओमेगा टी प्लस फाइव भी है। ठीक है, तो इसको कैसे करें, तो शुरू करते हैं। यहाँ पर देखते जाओ, 1/t को मैंने बाहर ले लिया, इस वाले टर्म को। उसके बाद यहाँ इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन V0 I0, इन दोनों को एक साथ रख दो, साइन ओमेगा टी
इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हुआ, ठीक है, ओमेगा टी प्लस फाइव, और इसके साथ यहाँ पे क्या आएगा, डी टी आ जाएगा, डी टी। इसको कहाँ से इंटीग्रेट करना है, 0 से t तक, ठीक, t का मतलब 2 पाई, अगर साइन है तो वो 2 पाई होगा, ठीक है। अब सुनो, मैं यहाँ थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करूँगा क्योंकि ऐसे इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा ये, वरना फिर वो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, पर क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। और वो फ़ायदा क्या है कि 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अब इस टर्म को देखो क्या है, इस टर्म को देखने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला रिकॉल करवाता हूँ ट्रिग्नोमेट्री में, कि आपने पढ़ा होगा 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी कहाँ से लाएंगे, कॉस ए प्लस बी से और कॉस ए माइनस बी से, वहाँ से लाएंगे, ठीक है। तो 2 साइन ए साइन बी इज एक्चुअली कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। क्या ये फॉर्मूला आपको याद है? नहीं है तो डिराइव करके देख लो। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन, और इसमें कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, मैंने एक माइनस लगा दिया तो साइन के साथ प्लस हो जाएगा, इन दोनों में प्लस होके ऐड हो गए और कॉस वाली टर्म कैंसिल हो गए, सही है। तो इसी फॉर्मूले को मैं यूज करने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है ना। इसमें a की जगह क्या है, ओमेगा टी, और b की जगह क्या है, ओमेगा टी प्लस 5। तो ये क्या हो गया, जल्दी से देखो, बढ़िया से, बिल्कुल शानदार तरीके से देखना है आपको। तो ये दोनों टर्म कांस्टेंट है, इनको बाहर ले लो, तो ये हो गया वी नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई 2t, डिवाइडेड बाई 2t, और अंदर क्या आएगा, इंटीग्रेशन 0 to t cos a माइनस बी। तो cos में a माइनस बी करो, इसको इससे माइनस करोगे तो -5 रह जाएगा, तो cos a माइनस बी, ठीक है, इंटू डी टी। ये माइनस है तो इसके साथ इंटीग्रेशन को एक्सपैंड कर दो, तो 0 to t हो गया। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक्सपैंड कर रहा हूँ दोनों में, है ना, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट में एक माइनस आएगा, तो जब तुम एक्सपैंड करोगे तो इसके साथ भी इंटीग्रेशन, इसके साथ भी इंटीग्रेशन, तो ये क्या बना, जल्दी से बताओ, cos a प्लस बी, मतलब इन दोनों को जोड़ दो, तो 2 ओमेगा टी प्लस 5 इंटू टी, ये बन गया, ठीक है। समझ आ रहा है, बिल्कुल समझ आ रहा होगा। अब देखो इधर ध्यान से, ये है तो cos, अब अंदर में कुछ भी डालो रहेगा तो वो cos ही, स्क्वायर नहीं बना, cos ही है, तो cos का इंटीग्रेशन ओवर इट्स पीरियड इज 0। क्यों? क्योंकि ये साइक्लिक फंक्शन है ना, तो साइक्लिक है तो इस तरह का ही ग्राफ बनेगा, इसे cos का ग्राफ, तो जितना प्लस उतना ही माइनस, तो इन दोनों को जोड़ोगे इसके इक्वल होगा, तो एरिया ही तो होता है, ये एरिया ही तो कर रहा हूँ मैं dt के साथ, तो 0 हो गया। ये तो हो गया लॉजिक। अब इसको अगर आप अपने रूल से सॉल्व करोगे, cos का इंटीग्रेशन माइनस साइन होगा, नहीं cos का इंटीग्रेशन प्लस साइन ही होता है, तो ये साइन बन जाएगा, और t को यहाँ अगर रखोगे तो ओमेगा t क्या होगा, t होगा 2 पाई बाई ओमेगा, t इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा t इक्वल्स टू 2 पाई, तो ओमेगा t इक्वल्स टू 2 पाई, तो ये क्या बन जाएगा 4 पाई, और साइन n पाई इज 0, ठीक है। खैर इंटीग्रेशन करके देखोगे वो 0 ही आएगा। एनीवेज आगे देखो, अब इसमें क्या होने वाला है, ये टर्म तो कांस्टेंट ही है, और cos ऑफ माइनस थीटा इज प्लस cos थीटा, तो इसमें कोई t का टर्म नहीं है, तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया वी नॉट आई नॉट बाई 2t इंटू cos 5, ठीक है, और अंदर क्या रहेगा, केवल dt का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t,
तो dt का इंटीग्रेशन 0 टू t क्या होगा, t और t हो गए कैंसिल, यहीं से मैंने काट दिया, ये दोनों कैंसिल हो गए, लिमिट आप t ही तो रखोगे। अब देखते जाओ एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या निकल के आया, v नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस फाइव। प्यारे बच्चों, जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो कुछ ऐसे लाइन हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो काफ़ी कॉमन है, और वो ये हैं कि सर एक इस चैप्टर का इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दें या इस टॉपिक को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा दें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। इससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे होते हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं वो हमारे चैनल्स में ऑलरेडी वीडियोज़ हैं। आप अगर चैनल विज़िट करेंगे तो प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, और प्लेलिस्ट से आप अपने जो डिमांड है, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, उनको आप विजिट करके पढ़ सकते हैं। इस 2 में मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ना। 2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे हटा देता हूँ 2 को, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या बना, v नॉट बाई √2, इसको क्या बोलते हैं, VRMS, इसको क्या बोलते हैं, IRMS, इसको क्या बोलते हैं, ये तो cos फाई रहेगा। तो आज के बाद से आपको यही फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करना है। एवरेज पावर क्या होगा, VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। इस फॉर्मूले से बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आया, क्या कि अलग अलग सर्किट की अलग अलग पावर होगी, क्योंकि वो cos फाई अलग होगा। ये फाई क्या है, ये फाई वही है जो फेजर में जो एंगल बन रहा था वही cos फाई है। तो इसीलिए याद करो, मैंने लेक्चर 1 में जितने भी LR, LC, LCR सर्किट बनाया सब में मैं cos फाई जरूर लिख रहा था, क्योंकि यहाँ यूज होता है वो, ठीक है। तो cos फाई इज कॉल्ड पावर फैक्टर, इसको पावर फैक्टर नाम दिया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं बता देता हूँ। cos फाई इक्वल्स टू R बाई Z, ये होगी, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, इफ R इक्वल्स टू 0 देन एवरेज पावर इक्वल्स टू 0। इमेजिन, अगर R नहीं है तो cos फाई 0 हो गया, cos फाई 0 हो गया तो एवरेज पावर 0 हो गया। इसका मतलब अगर सर्किट में रेजिस्टेंस ही नहीं है तो कोई पावर ही कंज्यूम नहीं होगा। इसका मतलब प्योर इंडक्टर एंड प्योर कैपेसिटर कैन नॉट कंज्यूम एनर्जी, ठीक है, वो एनर्जी कंज्यूम नहीं करते। इसीलिए उनको यूज इसलिए करते हैं कि वो करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, और कोई एनर्जी डिलीवर नहीं कर सकते एट द एक्सपेंस ऑफ वोल्टेज। करंट और वोल्टेज इस तरह से एडजस्ट होगा कि उसका प्रोडक्ट, मतलब कहने का मतलब ये है कि एवरेज पावर प्योर इंडक्टर और कैपेसिटर डिलीवर नहीं कर सकता। तो लिख लो, प्योर L एंड प्योर C कैन नॉट कंज्यूम या कैन नॉट डिलीवर पावर या कैन नॉट कंज्यूम पावर, कुछ भी पावर नहीं होगा उसमें, ठीक है। अब अगर LCR है तो Z क्या हो जाएगा, √R² XC² प्लस XL² का √। सब कुछ मैंने लेक्चर में पढ़ा रखा, आपको मैं बार बार इस पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि पावर फैक्टर यानी कि पावर सिर्फ R पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस रहेगा तो पावर होगी, रेजिस्टेंस नहीं होगा तो पावर नहीं होगी। अब अगर रेजिस्टेंस है लेकिन सिर्फ इंडक्टर है तो अलग पावर होगा, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर है तो अलग पावर होगा, और अगर तीनों हैं तो अलग पावर होगा, बिकॉज Z वेरीज, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। चलो फिर तो एक क्वेश्चन का करते हैं, फिर लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो चलो एक न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल है कि एक इंडक्टर है 80 मिली हेनरी एंड ए कैपेसिटर ऑफ 60 माइक्रोफैरेड हैज गिवन एन AC सप्लाई ऑफ 230 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्या क्या कैलकुलेट करना है आपको, कैलकुलेट करना है IRMS,
वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, पावर अक्रॉस इंडक्टर, पावर अक्रॉस कैपेसिटर एंड टोटल पावर। ये है क्वेश्चन, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। तो आई आर एम एस निकालना है ना, आई आर एम एस। तो आई आर एम एस के लिए आपको क्या चाहिए? नंबर वन शुरू करते हैं आई आर एम एस। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस डिवाइडेड बाई जेड। समझ में आया? जेड, तो इसका मतलब मुझे जेड निकालना है। तो जेड क्या होता है? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। अब इसमें क्या है कि रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो ये जीरो हो गया। तो स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे तो क्या हो जाएगा? एक्सएल माइनस एक्सी हो जाएगा। अब एक्सएल की वैल्यू क्या है? ओमेगा एल। एक्सी की वैल्यू क्या है? 1 बाय ओमेगा सी। अब ओमेगा कहाँ से लाएं? एल तो है, ओमेगा कहाँ से लाएं? तो ओमेगा मैं आपको बता देता हूँ। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितना है? 50। तो 50 इंटू 2 100 पाई, ये हो गया, ठीक है। 100 पाई क्लियर है? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 100 पाई। तो 100 पाई इंटू एल, एल कितना है? 80 मिली हेनरी। मिली कितना हो गया? 10⁻³ माइनस 1 बाई 100 पाई, 1 बाई 100 पाई इंटू सी। सी कितना है? 60 इंटू 10⁻⁶। ये बात हो गई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करोगे तो 1 2 3 1 -3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया 8 पाई, ठीक है। और अगर इसको सॉल्व करोगे तो 1 2 3 3 में हो गया 1000, 1000 बाई 6 पाई हो गया। तो ये हो गया 1000 बाई 6 पाई, ये हो गया, ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व करोगे पाई की वैल्यू रख के, तो इसको सॉल्व करोगे तो आप अगर ऐसे भी देख लो तो ये वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू कम है। सॉरी, ये वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू कम है, तो इसका आंसर माइनस आएगा। मैं बता देता हूँ कि ये लगभग -30 के आसपास आता है, ठीक है। -30 ओम आता है। अब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये माइनस का क्या सिग्निफिकेंस है, रेजिस्टेंस माइनस में, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैंने एक्सएल बड़ा ले लिया था, एक्सी छोटा लिया था, बट ये ओवरऑल सर्किट में कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा होगी, इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होगी, ठीक है। अच्छा, अब मेरा काम क्या था? आई आर एम एस निकाला। तो वी आर एम एस 230 वी आर एम एस है, यही तो है वी आर एम एस। तो आई आर एम एस इक्वल्स टू 230 डिवाइडेड बाई 30। माइनस नहीं रखना, यहाँ पे माइनस मत रखना, बाई 30। तो आंसर इज समवॉट 7.6 के आसपास आंसर आएगा, ठीक है। ये पहला आंसर होगा। अब दूसरा आंसर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। नंबर 2, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। नंबर 2, VL। VL कैसे लिखोगे? सिंपल वो फॉर्मूला लगा सकते हो। I दोनों सीरीज में, तो आई आर एम एस इंटू एक्सएल लिख सकते हो इसको। आ रहा है समझ? क्योंकि यहाँ पे आई आर एम एस जो है वही इन दोनों में फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो आई आर एम एस इंटू एक्सएल होगा। तो इसको अगर सॉल्व करोगे, एक्सएल की वैल्यू ये रही, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर लगभग आता है 207 के आसपास, ठीक है, 207 लगभग। और VC अगर निकालोगे, VC निकालोगे तो ये लिखोगे I इंटू एक्सी, आई वही RMS जो आया। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, ये वाला वैल्यू जो है ना, ये वाली वैल्यू है तुम्हारा XC, है ना। इसको सॉल्व करके लगभग अगर निकालोगे तो इसका आंसर आएगा 437 वोल्ट, ये है लगभग। अब मैं यहाँ एक और कंसेप्ट देना चाहता हूँ, इस पॉइंट को समझना। अगर मैं टोटल वोल्टेज निकालूं तो क्या आएगा इसका आंसर, बताना। ये है VL और ये है VC। अगर टोटल निकालो VL और VC का टोटल, तो ये 4
26 644 आ रहा है लगभग, चलो 600 मान लो, 600 आ रहा है, जबकि आपका सप्लाई तो 230 था और दोनों का जोड़ दोगे तो 600 हो रहा है। तो एक मिस्टेक हो सकता है आपसे कि आप वोल्टेज जोड़ते नहीं हैं, क्योंकि वेक्टर तरीके से इसको जोड़ना होता है। मैंने बताया था आपको लेक्चर 1 में। और इन दोनों का फेज में 180 डिग्री का डिफरेंस होता है, तो एकदम ऑपोजिट होते हैं। तो दो ऑपोजिट वेक्टर को जोड़ोगे तो वो एक्चुअली में घटाओगे। तो वी नेट अगर निकालना हो, नेट वोल्टेज वी नेट, तो वो VC माइनस VL होगा, ना कि प्लस होगा। अब इसको माइनस कर दो तो देखना 230 आ जाएगा आंसर। हाँ, 230 वोल्ट आएगा। बच्चों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुँच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। ठीक है, तो वेरीफाई हो गया। बड़ा इंपॉर्टेंट था यहाँ पर ये पॉइंट को समझना कि कभी भी वोल्टेज इन दोनों का जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? कि वेक्टर तरीके से जोड़ना है, फेजर तरीके से। फेजर तरीके से क्यों जोड़ना होता है? ना करंट वेक्टर है ना वोल्टेज वेक्टर है, पर क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि ये AC है, साइनसोइडल है, एक वेव की तरह है। तो वेव का सुपरपोजिशन का जो रूल है वो फॉलो कर रहे हैं, ना कि वेक्टर जोड़ रहे हैं। ठीक है, बट कैलकुलेशन मैथमेटिक्स बिल्कुल वेक्टर की तरह हो रहा है। चलो अब लास्ट नंबर 3, पावर। पावर बता। तो पावर निकालने के लिए मैं मेहनत क्यों कर रहा हूं? रेजिस्टेंस तो है ही नहीं सर्किट में। तो एज R इक्वल्स टू 0, सो cos phi इक्वल्स टू 0, सो पावर इक्वल्स टू 0। और मैंने कहा था कि प्योर इंडक्टर में पावर नहीं होता, कैपेसिटर में भी पावर नहीं होता, तो टोटल पावर भी नहीं होगा। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो ऐसे करेंगे। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर देखते हैं AC से क्या लेना देना है उसका। ठीक है, लिख लो उसको। ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है? एक ऐसी डिवाइस है जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को या तो बढ़ा सकता है या कम कर सकता है। ठीक है, तो इट इज अ डिवाइस which can increase or decrease alternating voltage। ठीक है, यानी कि ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज समझ रहे हो ना, AC का होना चाहिए। वैसे मैं बताया था आपको AC मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज में AC नहीं बोलते, बट कॉमनली बोला जाता है, तो मैं बोल दिया, मैं भी बोल ही दे रहा हूँ। अब इसकी बनावट बताता हूँ मैं कैसा होता है। यहाँ पे सॉफ्ट आयरन की कोर होती है, ऐसे सॉफ्ट आयरन कोर में यहाँ पर वाइंडिंग की जाती है कॉपर की, ऐसे। ठीक है, वाइंडिंग की जाती है और यहाँ पर AC का सप्लाई दे देते हैं, ये AC। ठीक, और इधर आउटपुट में भी एक कॉइल होता है, इधर में भी कॉइल होता है, और यहाँ पर लोड होता है, लोड रेजिस्टेंस, जहाँ पे आउटपुट लेते हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल, इसको सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं, और इसको प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, प्राइमरी कॉइल। ठीक है, इसमें वाइंडिंग्स होते हैं, यानी नंबर ऑफ टर्न्स है इसमें भी, ऐसे। ठीक, अब सुनो क्या होता है। जो पॉइंट मैंने आपको मैग्नेटिज्म में पढ़ाया, फिर EMI में पढ़ाया, वो सारे कंसेप्ट यहाँ पे लगेंगे। तो जरा उस पॉइंट को याद करो। क्या कर रहे हैं यहाँ पे?
ऑल्टरनेटिंग सप्लाई है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, तो इससे करंट जाएगा। अब करंट अगर किसी कंडक्टर से जाता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि ये सॉफ्ट आयरन की कोर है, तो सॉफ्ट आयरन कोर का काम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड को इसके अंदर ही रखना है। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड को अंदर रखता है, ठीक है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर रहता है। यही इसकी खासियत होती है कि कहीं जाने नहीं देता है, ऐसे, ठीक है। अब सुनो क्या क्या होता है, देखते जाओ क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस प्राइमरी कॉइल में ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, तो टाइम के साथ वो चेंज होगा। अगर करंट चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस भी होगी। तो यही कंसेप्ट यहाँ पर है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू प्राइमरी इज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी, ठीक है, इनटू एरिया इनटू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब नंबर ऑफ और फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कॉइल इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इनटू एरिया इनटू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये हो गया। अब आपको निकालना क्या है? ईएमएफ इंड्यूस कितना हो रहा है। तो प्राइमरी में ईएमएफ इंड्यूस इक्वल्स टू माइनस d∅dt इंटू प्राइमरी, और इसमें क्या होगा सेकेंडरी में? माइनस ऑफ d∅ सेकेंडरी इंटू dt। अब सुनते जाओ यहाँ पे, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्योंकि हर जगह यूनिफॉर्म एरिया लिया आपने, एक बात। दूसरी बात, यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ वाला मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। समझ में आ रहा है ये पॉइंट? मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम है। यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड सेम है, एरिया भी सेम है, तो ये दोनों टर्म सेम हो गए, ये और ये टर्म सेम हो गए, ठीक है। अब अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो माइनस NP इंटू ए, और चेंज क्या हो रहा है? केवल dV/dt। इसमें भी सेकेंडरी इंटू एरिया इंटू dV/dt, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग है इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि इसका रेशियो निकाल लो, रेशियो। तो इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या होगा? देखो, सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर आ जाएंगे, NP/NS। यही है ट्रांसफार्मर का पार्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं टर्न रेशियो, इसको बोलते हैं टर्न रेशियो। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, मतलब अगर सेकेंडरी में ज्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे? स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। और अगर प्राइमरी का टर्न ज़्यादा है, सेकेंडरी का कम, तो उसको बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या बोलेंगे? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ये वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना हो तो ये यूज़ किया जाता है। अच्छा, वोल्टेज बढ़ गया लेकिन करंट का क्या हुआ, जरा वो समझते हैं, उसको भी समझना जरूरी है। तो उसका आंसर यहाँ पे छुपा हुआ है कि अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है, आइडियल ट्रांसफार्मर, तो पावर कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब आप क्या बोल सकते हैं? EP इंटू IP इक्वल्स टू ES इंटू IS, है ना। पावर क्या होता है? वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज इंटू करंट। तो प्राइमरी करंट अपॉन सेकेंडरी करंट इक्वल्स टू सेकेंडरी बाय प्राइमरी। तो सेकेंडरी बाय प्राइमरी क्या हो गया? NS/NP। तो ये देखो, करंट भी इसी तरह से चेंज होगा। तो कहने का मतलब है, अगर आपको वोल्टेज ज़्यादा चाहिए तो करंट कम करना पड़ेगा,
तो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड होता है पावर ट्रांसमिशन। अगर डैम में प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिसिटी तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में एनर्जी काफ़ी लॉस होती है, तो अपन क्या करते हैं, वोल्टेज बहुत हाई कर देते हैं। तो वोल्टेज हाई करने पे करंट कम हो जाता है, तो हीट क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, तो आई की वैल्यू कम हो जाती है, तो हीट लॉस कम होता है, एनर्जी लॉस कम होता है, तो इसीलिए ट्रांसमिशन में ये फायदेमंद होता है। तो ये है आइडियल। लेकिन अगर आइडियल नहीं होगा, अगर नॉन आइडियल है, तो नॉन आइडियल में आपको एफिशिएंसी गिवन होगी। एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी आप लिखोगे पावर सेकेंडरी बाय पावर प्राइमरी, ठीक है, ये एफिशिएंसी होगा। तो मान लो 60% एफिशिएंट है, तो 60% यहाँ रखोगे, इसको यहाँ भेज दोगे, फिर ये फॉर्मूला में पुट कर दोगे, ठीक है ना। तो अगर नॉन आइडियल है तो एफिशिएंसी गिवन होगी, ऐसे यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ये है ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर की कहानी। इसमें कुछ एनर्जी और लॉसेस होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ वो क्या क्या है। एक है एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस को कैसे रिड्यूस किया जाता है, एडी करंट लॉस के लिए अपन लेमिनेटेड शीट यूज करते हैं, ठीक है। लेमिनेटेड शीट से एडी करंट लॉसेस रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। और सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं, उससे हिस्टेरेसिस लॉस नहीं होता, ठीक है। तो ये सारे कुछ लॉसेस हैं। और भी एनर्जी लॉसेस जो होते हैं, रेजिस्टेंस का लॉस होता है, रेजिस्टेंस कुछ वायर है तो उसकी भी रेजिस्टेंस होगी, कुछ लॉस होगा। तो ये ट्रांसफार्मर की कहानी है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट में हमने क्या क्या पढ़ा, लेक्चर 1 में पढ़ा हमने फेजर। फेजर्स में क्या सीखा कि इंडक्टर और कैपेसिटर और रेजिस्टेंस तीनों का बिहेवियर एसी के साथ कैसा होता है, फिर दोनों को सीरीज में लगा के देखा कैसा होता है। फिर आज हमने पैरेलल में सीखा और उसमें पावर कंजम्पशन क्या होता है वो सीखा, और ट्रांसफार्मर जो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। आई होप आपको सब समझ आया होगा। अब ये चैप्टर काफ़ी एलिमेंट्री है और फॉर्मूला बेस्ड आता है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, सारे फॉर्मूले सारे कंसेप्ट को एक जगह लिखो, उसको प्रैक्टिस करो। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इस चैप्टर को बिल्कुल अपने स्कोरिंग एरिया में रखना, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हैप्पी सॉल्विंग, सी यू, बाय। कोई भी चैप्टर या वीडियोस आपको डिटेल में ईयर लॉन्ग वाले वीडियोस चाहिए और काफ़ी डिटेल में वीडियोस आपको चाहिए, तो आपको एक नंबर दे रहा हूँ, टोल फ्री नंबर है, आप इनको कॉल करें और डिटेल में आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नंबर है 1800 2121 799।